गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। वही टॉपिक है एजुकेशन कमीशंस। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो कंटिन्यू रखेंगे इसको आज भी और मंडे और ट्यूसडे को जहाँ तक आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो पहले सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। राजलक्ष्मी, सुनंदा, बीना, हामिदा, है ना? देखिए एक बार, देख पा रहे हैं ठीक से या कोई समस्या आ रही है तो बताओ एक बार। फिलॉसफी विश्वेश्वर, चलो देख लेंगे, मूड बना तो कर लेंगे, नहीं बना तो नहीं करेंगे। अभी इस बार तो मेरा मूड नहीं है तो नहीं करते हैं। मूड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पेपर के हिसाब से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 99% जगह पे पूछा नहीं जाता, एक जगह पे 1% जगह पे पूछा जाता है। तो उस केस में हो सकता है हम उसको स्किप कर दें, हो सकता है कि आगे जब कभी फिलॉसफी हो तो आपके इन बैचेस में लाइव हो जाए वो क्लास, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो दोनों ही तरह से बढ़िया रहेगा। सोशलाइजेशन नहीं हुआ पेडागोजी स्पेशल 1 में, वो किसी वजह से छूट गया होगा तो मैं एक बार बोल के टीम को अपलोड करा दूंगी, ठीक है? या हो सकता है आप ही कुछ होना हो रहा हो। एजुकेशन कमीशन यानी भारत में जो अलग अलग कमीशन आए एजुकेशन को लेकर के, कल हमने इस पर काफ़ी चर्चा की थी और आज हम कुछ और चर्चा इस पर करने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है आकांक्षा। देखिए हाँ, यूट्यूब पे होगा तब भी देख सकते हो, बट यूट्यूब पे होने का कोई खास भरोसा नहीं है क्योंकि पहले मैंने एक बार कराया हुआ है, तो हो सकता है कि ये हंटर कमीशन पहला कमीशन था, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था इंडिया का, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद बहुत सारे कमीशन आए और गोखलेस बिल की बात हुई थी कल, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट की बात हुई थी 1920-22 में जो हुआ था, हार्टॉग कमेटी की बात हुई थी, हार्टॉग भी बोल देते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। देन ये वुड्स रिपोर्ट जो है वो आई, जाकिर हुसैन जो वर्धा स्कीम थी वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एक्ट था, इसमें बेसिक क्राफ्ट वगैरह की बात हुई थी। ये आज कहानी है डे 2 की, यानी जिसमें हम बात करें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। पहला यूनिवर्सिटी को लेकर के एजुकेशन कमीशन आया। अब ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में आया, इसमें बेसिकली बात क्या हुई, जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जो अभी हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक, सेकंड प्रेसिडेंट बने कंट्री के और वो इसके हेड थे। उन्हीं की वजह से वो चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे एक तरह से, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लाया गया। ये यूनिवर्सिटी को फोकस करते हुए था, ठीक, मतलब हायर रिसर्च के बारे में था 1948-49 में। याद रखेंगे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक, किसकी चेयरमैनशिप में? तो चेयरमैनशिप थी डॉक्टर राधाकृष्णन की। दंड एवं पुरस्कार हम कर चुके हैं, जो हम स्किनर को कर रहे थे, संजय। ठीक, इट केम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन। द कमीशन वाज इनॉग्रेटेड ऑन December 6, 1948। इनॉग्रेशन, शुरुआत जो हुई कमीशन की, वो हुई दिसंबर 6, 1948 को। जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2019 इवन बिफोर शुरू हो गई थी और उसको जो पास किया गया एक तरह से वो 2020 में किया गया। तो ये हर एक कमीशन या किसी भी एक डॉक्यूमेंट के पीछे हिस्ट्री होती है कि तब से शुरू हुआ और बाद में वो तब लागू हुआ, इसलिए 48-49 लिखा हुआ है। जैसे आरटीई एक्ट है तो 2009 में वो आया और उसको लागू किया गया 2010 से, तो एक आध साल आगे पीछे चलता है। अगर पेपर में दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक मिले तो सही कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1949। अगस्त 1949 में ये सपोर्ट जो रिपोर्ट है इन्होंने प्रेजेंट की, ठीक, रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको अगस्त 1949, अगस्त 1949, आजादी के बाद आने वाला ये पहला कमीशन है ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का, ऐसा नहीं है कि पहले कमीशन नहीं आए थे, कमीशन आए थे, बट आजादी के बाद पहला कमीशन आया यूनिवर्सिटी को लेकर के, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर के। क्लियर है बात? तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की अगस्त 1949 में। इसमें एक बात कही गई कि जो हायर रिसर्च है इंडिया उस पर फोकस करें, जो अभी भी हम रिसर्च में तो बहुत पीछे हैं, है ना? रिसर्च वर्क पे कुछ नया हम ढूंढ कर लाएं। एजुकेशन का ये तो मतलब है ना कि हम कुछ नई नई इन्वेंशंस भी करें। तो अगर बात करें तो इट शुड बी द एम ऑफ द यूनिवर्सिटीज एज आर नेशनल इंस्टीट्यूशंस टू अंडरटेक रिसर्च इन एज मेनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एज पॉसिबल एंड टू प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ ट्रेन्ड रिसर्च वर्कर्स। एक आर्मी ऑफ ट्रेन्ड रिसर्च वर्कर्स जो रिसर्च करके नई नई चीजें ला रहे हैं खोज करके, और प्रमोट किया जाए नेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो राष्ट्रीय जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं, कि जितना हो सके, जितनी ज्यादा ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में हो सके, क्या कर सकें हम, रिसर्च को मौका दे सकें, रिसर्च को बढ़ावा दे सकें। ठीक है जी बात, रिसर्च को बढ़ावा दे सकें। रुचि, बहुत बढ़िया। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, ऑब्वियसली हायर एजुकेशन में वैसे भी हम रिसर्च पे फोकस करते हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे इन्होंने क्या कहा कि रिसर्च प्रमोट की जाए अलग अलग ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पे रिसर्च निकल करके आए। और इसके लिए चाहे हम एजुकेशन में अपने जीडीपी में ज्यादा फोकस करें, उनको मौका दें रिसर्च के लिए। आप देखते हैं आज भी जेआरएफ जो लोग क्लियर करते हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक स्कॉलरशिप देती है ताकि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि रिसर्च करने में पैसा भी खर्च होता है। मेरी सिस्टर पीएचडी कर रही है तो कई बार आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है ना, अपने डेटा कलेक्शन के लिए। तो क्या होगा, उसमें पैसे लगेंगे, तो गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको देती है हर महीने या साल का इतना, कि आप रिसर्च वर्क कर सकें। ठीक है, उनको पता नहीं मिलता है नहीं, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, तो हो सकता है कि उनको ना मिलता हो। ठीक, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट तो आपका प्राइमरी वाले लेवल पे आता है, लेक्चर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, स्कूल्स में जो लेक्चर है। दिल्ली गवर्नमेंट के तो देखिए एक बार, अगर हम बात करें, बैच हो जाएगा मंडे ट्यूसडे को खत्म, है ना? मंडे ट्यूसडे को, हाँ अभिषेक कह रहे हैं मुझे भी 12,400 मिलता था, बहुत बढ़िया जी। हाँ, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी या जिस भी संस्था से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक बात है आपकी। अभी देखो एक फिर से बीच में से ब्रेक हो रहा है, इंटरनेट को पता नहीं क्या हो गया, बारिश में हल्की हल्की बारिश है दिल्ली में। बताओ एक बार चल रहा है तो।
बफरिंग प्रॉब्लम। चलते हैं आगे। चलो अब ठीक है ना। देखिए, तो बात हो रही है 8वीं अनुसूची की, 8th शेड्यूल बोल देते हैं इसको, लैंग्वेजेस के बारे में। 1950 में इसमें ये फाइनली 1950 में कुछ 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 लैंग्वेजेस को लिस्ट किया गया। ठीक, भारत की ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में आती हैं, जो भारत की अलग अलग भाषाओं में आती हैं। 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं जो जिनको भारत में भाषा का अधिकार मिला हुआ है, एक तरह से ऑफिशियली इनको हम कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व हैं। अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश की, अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो यहाँ पे देखिए असमीज है, असमीज या आसामी भाषा कहेंगे, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, हिंदी पे अभी बात करेंगे, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली बोलते हैं, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये कुछ 22 भाषाएं हैं जो भारत में जिसकी बात होती है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में आती हैं। आपका जो पेपर होता है सीटीईटी वगैरह, वो भी 22 भाषाओं में होता ही है। ठीक है, पहले 14 थी इनिशियली, है ना, जब ये शुरुआत में बात हुई थी, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है आपके DSSB में कि इनिशियली कितनी थी, तो 14 लैंग्वेजेस थी। बाद में इसको 1950 में कितनी कर दिया गया, 22 भाषाएं कर दी गई। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। आप में से अलग अलग राज्य से लोग होंगे और अलग अलग राज्य में ये भाषाएं बोली जाती हैं, आप इस बात से अवगत हैं पूरी तरह से। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं, अब आपको इंग्लिश नजर नहीं आ रही होगी और 2-3 बातें और हमें यहाँ पे करनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि भाषा के बारे में, ये पेपर में अक्सर पूछा जाने लग गया आजकल कि भाषा के बारे में बात जो है वो किस आर्टिकल में या फिर मैं कहूँ किस अनुसूची के समय पे हुई है, तो आप कहेंगे 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची संविधान की 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाओं के बारे में बात हुई है, भाषा के बारे में बात हुई है अगर मैं कहूँ। ठीक, और अगर हम बात करें तो इसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो कुछ 22 भाषाएं हैं। कितनी, 22 लैंग्वेजेस हैं टोटल, जिसमें हिंदी भी शामिल है, और भी मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको दिखा दी। इसके अलावा एक बात हम यहाँ करेंगे कि जो लैंग्वेज के बारे में बात होती है वो होती है आर्टिकल 343 में। आर्टिकल जो अनुच्छेद है आपका 343, उसमें बात किसके बारे में होती है, लैंग्वेज के बारे में होती है, भाषाओं के बारे में बात होती है। ठीक, इसमें जो आर्टिकल 343A है, आर्टिकल 343 ए या 1 कह सकते हैं, क्लॉज 1, आर्टिकल 343 का जो क्लॉज 1 है वो किस बारे में बात करता है, वो हिंदी के ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बारे में बात करता है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है। हिंदी भारत में राजभाषा की तरह से एक्ट करेगी। हिंदी, बताओ एक बार, ठीक से काम कर रहा है, बफरिंग, बफरिंग अगेन, अभी बताओ ओके है नहीं, मुझे लग रहा है कि अपडेट कराना पड़ेगा। मुझे पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी आती है 22 में से, बहुत बढ़िया शिवम, बहुत। जितनी ज़्यादा भाषाएं आपको आती होंगी उतना सीखना कभी बुरा नहीं होता, आपके ब्रेन को अच्छा ही बनाता है। हाँ, करते हैं इस बात को, रिपीट करते हैं इस बात को, रिपीट करें अगर सब कुछ ओके है तो। रुक रुक के चल रहा है। डलवा देंगे DSSB के बैच में। देखिए, अगर हम बात करें 22 भाषाओं की का जिक्र है हमारे संविधान में, जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, और आर्टिकल 343 में लैंग्वेज के बारे में बात होती है, जिसमें जो आर्टिकल 343 का क्लॉज 1 है, 343 का जो क्लॉज 1 है, उसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, यानी राजभाषा है हिंदी। राष्ट्रभाषा मत लगा के आ जाना ऑप्शन में, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम कहेंगे राजभाषा है हिंदी। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 343 में ही, आर्टिकल 343 के सेकंड क्लॉज में बात हुई है इंग्लिश के बारे में, और इंग्लिश को क्या माना गया है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल क्या हुई, हिंदी, उसके साथ जो सहकारी भाषा है वो हो गई आपकी AOL कहते हैं इसको, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है हमारी। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी हो रही है इस बात को समझने में? राष्ट्रभाषा एज सच हमारी कोई है नहीं, बट फिर भी जनरल टर्म्स में हम हिंदी को कह देते हैं, वो कोई बात नहीं, बट आपको याद रखना है राजभाषा लिखा होना चाहिए हिंदी के सामने। आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है किसको, हिंदी को, और आर्टिकल 343 के सेकंड क्लॉज में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, सर्वेश आप बिल्कुल ना देखें, बेकार में पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका, कहीं पेपर क्लियर हो गया तो है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है नहीं, क्लियर है, रिवाइज करा देंगे विशाल, टेंशन मत लो। यूट्यूब पे मैराथन देख लेना पेपर से पहले, या एक बार सर्च करके पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से फ्लॉइड को डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है, चलिए फिर अभी अटक नहीं रहा ना, बस ये बता देना। तो ये बात हमने कर ली, इंग्लिश की भी बात हमने कर ली, इन 22 भाषाओं की बात भी हमने कर ली। ठीक है, अब आता है आपका एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो स्पेशली स्कूल लेवल के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको मुदालियर कमीशन भी कह दिया जाता है। देखो, इन सारे कमीशन के जो नाम है, इनके अध्यक्ष जो हैं उनके ही नाम पे पड़े हुए हैं, चाहे वो कोठारी कमीशन हो, चाहे वो राधाकृष्णन कमीशन हो, चाहे वो आपका मुदालियर कमीशन हो, और भी सार्जेंट कमीशन, हंटर कमीशन, दुनिया भर के जो कमीशन है वो उनके जो अध्यक्ष हैं उनके बेसिस पे पड़े हुए हैं। ठीक है जी। ठीक, अगर हम बात करें इस कमीशन के बारे में, हाँ,
चलिए आगे देखो एक बार। अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, तो इसको मुदलियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1952 और 1953 में बेसिकली शुरुआत जो हुई थी इसकी 1952 में हुई थी, लागू होते होते तो 1-2 साल इनको लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रभाषा किसी को नहीं कहेंगे अभी। 1952 में इन 1952 यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, ऑब्वियसली जो ये फेमस है वो इन्हीं के नाम पर है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर के नाम पे, एज अ चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन के रूप में बनाया गया इनको और इनके नाम पे ये फेमस हो गया। अगर हम बात करें तो ये कहता क्या है, द एम ऑफ दिस कमीशन वाज टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री। क्या उद्देश्य क्या था इस कमीशन का, कि एग्जामिन किया जाए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका परीक्षण किया जाए। ठीक है, उसका परीक्षण किया जाए एग्जिस्टिंग सिस्टम का, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सेकेंडरी एजुकेशन का जो सिस्टम है कंट्री में, और उसको परीक्षण करके उसमें जो भी कमियां हैं पता लगाया जाए, किस तरह से हम चीजों को लेकर के जा रहे हैं और किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं देश में और कैसे करनी चाहिए। पहले आप कभी भी कुछ भी नया बनाते हैं, कोई भी नई पॉलिसी बनती है तो पहले देश भर से ये पता लगाया जाता है फीडबैक लेकर कि जो अभी हमारा करंट में प्लान है वो किस हद तक बेहतर है और कहाँ उसमें चेंजेस की आवश्यकता है। तो यही कहानी यहाँ भी हुई कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था किसका, सेकेंडरी एजुकेशन का, ये स्कूल लेवल पे जो सेकेंडरी एजुकेशन आपकी 9 to 12 और ये सब कह लीजिए, वहाँ पे इसकी बात हो रही थी। तो इसके बारे में 2 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुई थी 1953 में, जून 1953 में इसकी रिपोर्ट हुई थी सबमिट। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो मल्टीलेटरल एंड मल्टीपर्पज स्कूल्स, पहला फोकस इसका ये था। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, पॉइंट्स तो खैर कई सारे थे कि वही जो हम चीजें जनरली पढ़ते हैं। अगर हम बात करें आकांक्षा, तो मल्टीलेटरल एंड मल्टीपर्पज स्कूल्स ऐसे होने चाहिए जो मल्टीपर्पज हो, जहाँ पे बच्चा को अलग अलग तरह से हम चीजें सिखा रहे हो, उसके इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटी के अनुसार अलग अलग तरह की क्विज और दुनिया भर की चीजें अवेलेबल हो, ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हो कि उसको क्या पढ़ना है। इवन जो आपका करिकुलम है उसको भी हम हायर और लोअर लेवल पे डिवाइड करते हैं, जरूरी नहीं एडवांस करिकुलम हर स्कूल में अवेलेबल हो, बट जहाँ हो सके वहाँ कराया जाए। ठीक, एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल, एग्रीकल्चरल और टेक्निकल एजुकेशन की भी बात इन्होंने की कि जो हमारा एग्रीकल्चर में लोग मास्टर्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। आज मैं देख रही थी गूगल ने भी लगाया हुआ था कि ग्रीन टी पे किन्होंने तो रिसर्च की थी, जापान में कोई लेडी थी, तो वो एग्रीकल्चर में उन्होंने, वो पहली महिला बनी जिन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह की। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया गया इसके अंडर। ठीक, और अलग मल्टीपर्पज मतलब अलग अलग तरह की नीड्स के लिए स्कूल्स बनाए जाएं। इसी टाइम पे बात हुई थी जो आपका 48-49 में जो आपका कमीशन था, उसमें इससे पहले पढ़ चुके हैं शायद हम, उसमें बात हुई थी किसकी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, जिसकी बात हम कभी यहाँ करते नहीं है क्योंकि वो इंट्रोड्यूस कराया था आपके 1964-66 के टाइम पे। इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक, वो जो हम राधा कृष्णन कमीशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई थी, यहाँ पे भी हो रही थी, बट उसको कोई ऑफिशियली किसी ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं माना था, तो इसलिए उस पर आगे चर्चा नहीं हुई। तो कभी भी पूछेगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फाइनली कब आया, तो हम कहेंगे 64-66 में, बट बातें तो चलने लगी थी 1948-49 से ही। ठीक, एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन, इन 2 चीजों पर उन्होंने ध्यान देने की बात कही, साथ में टेक्निकल एजुकेशन की भी बात कर रहे थे। इसमें 5 पॉइंट स्केल आया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा जानना। 5 पॉइंट स्केल की बात की गई मुदलियर कमीशन में कि 5 पॉइंट स्केल लाओ, ए ग्रेड ए टाइप्स मान लीजिए, 5 पॉइंट्स हैं अपने आप में, जो ए अचीव करे वो डिस्टिंक्शन, बी क्रेडिट, सी पास, डी एंड ई को फेल और री एग्जाम के लिए माना जाए। ठीक, इवन यही टाइम था जब बात हो रही थी कि कंपार्टमेंट वगैरह भी अगर एक सब्जेक्ट में है तो उसको दोबारा पेपर देने का मौका मिले, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर है बात? सर्वेश थोड़ी पुरानी क्लासेस उठा करके देखो, जहां जरूरत हुई है वहां लिखवाया भी गया है। ठीक, नहीं पढ़ना तो डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़े। संस्कृत कमीशन आया एक, ये बस आपकी नॉलेज में होना चाहिए, नहीं तो इसके बीच में एक सार्जेंट कमीशन भी आया था, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब कुछ तो हम करेंगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ने नहीं बैठे हैं। ठीक, तो संस्कृत कमीशन की अगर हम बात करें तो 1956-57 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द संस्कृत कमीशन ऑन October 1, 1956। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1957। नवंबर 1957 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। इसकी जो हेड थी, या मैं कहूँ चेयरपर्सन थी, वो थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक हेड थे अपने आप में। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? ठीक, इस कमीशन में भी बेसिकली क्या बात हुई कि एक तो संस्कृत को स्कूल लेवल पे हम मान्यता दें, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ऐसा ना हो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई चेयर ही ना हो संस्कृत को लेकर, एक डिपार्टमेंट होना जरूरी है। ठीक है जगदीप, एक डिपार्टमेंट होना जरूरी है संस्कृत का, और स्कूल लेवल पे संस्कृत को कंपलसरी किया जाना चाहिए, मतलब ऑप्शन होना चाहिए पढ़ने का। कंपलसरी का मतलब यह है कि ऑप्शन हो बच्चे के पास पढ़ने के लिए। ठीक, सबको संस्कृत पढ़ाई जाए ये नहीं है। ठीक, 1944 में आया था सार्जेंट एग्जीक्यूटिव का। नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन, ये NCWE कह देते हैं इसको, 1957-59 के बीच में आई। इसकी जो हेड थी वो थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। अगर हम बात करें नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन पे, तो इट्स एम वाज टू सजेस्ट स्पेशल मेजर्स टू मेक द लीवे इन वुमेन्स एजुकेशन। लीवे मतलब एकदम उड़ान भर पाए वुमेन एजुकेशन, कहाँ पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स पे। हम स्पेशली इस तरह के प्रावधान करें कि जो वुमेन्स एजुकेशन है वो उड़ान ले पाए, स्वतंत्रता से सीख पाए। ठीक, ये बात हुई वुमेन्स एजुकेशन में कि इस कमीशन में आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करता है, बाकी तो चीजें ठीक है, सच बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट है एजुकेशन कमीशन 1964-66। इसको एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66 कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम कोठारी आयोग भी कह देते हैं हम इसको, कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं मैं और आप, बहुत फेमस है इस नाम से। और अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर हम बात करें तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बाद में रोक करके कर लीजिएगा रिकॉर्ड, कोई बात नहीं। सर्वेश जी फिर क्या ही आप तैयारी कर रहे हैं, रहने दीजिए, टीचिंग की नहीं कर पा रहे आप। देखिए, अगर हम बात करें
क्या पूछ रहे हो शिखा, फिर से पूछो। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा भी है। देखो बड़ा तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे कमीशन अपने आप में इतने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट होते थे, तो अगर करने बैठेंगे तो हर कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, बट इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझना जरूरी है। ठीक है जी, ठीक प्रीति, समझा देंगे समझा देंगे। देखो अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई इसके बारे में। ये एजुकेशन कमीशन है 1964 और 66 का। अगर हम बात करें कोठारी कमीशन के नाम से इसको जानते हैं, ये 6th कमीशन था। इससे पहले 6 और कमीशन आ चुके थे। जहां पे बात करें जो हंटर कमीशन से शुरुआत हुई, अगर हम कमीशन की बात करें 1882 से, फिर यूनिवर्सिटी कमीशन की बात हो रही है, फिर और भी बहुत सारे अलग अलग कमीशन आए, सार्जेंट कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन, ये वो मुदेलियर, तो कुछ 5 इससे पहले आ चुके थे और 6th ये था। ठीक मोहिनी, अगर मैं बात करूं तो दिस वाज द 6th कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कमीशंस इन इंडिया। द एम ऑफ दिस कमीशन वाज टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। यानी जो एम है इस कमीशन का वो क्या था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की जाए पूरे एजुकेशनल सिस्टम के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, अपने आप में सर्वांगीण हो, अपने आप में संपूर्ण हो, जिसमें सभी लेवल्स की बात की जाए, चाहे वो बिल्कुल स्कूली स्तर हो, प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो, यानी यूनिवर्सिटी लेवल हो। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया जाए। इससे पहले जो कमीशन आ रहे थे, कोई बात कर रहा था हायर एजुकेशन की, कोई बात कर रहा था स्कूल एजुकेशन की, कोई बात कर रहा था रिसर्च की। इन्होंने कहा ओवरऑल सबको ध्यान में रख के एक पॉलिसी बनाई जाए। इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लगभग हर लेवल की बात हुई है, एंटायर एजुकेशनल सिस्टम को परिवर्तित करने की बात हुई है। बहुत सारे रिकमेंडेशन इन्होंने दिए थे। अब वो बात अलग है, बहुत सारे रिकमेंडेशन तो हम आज तक भी फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक, अगर हम बात करें तो द नेम ऑफ द रिपोर्ट वॉज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये जो रिपोर्ट हर एक कमीशन में सबमिट की जाती है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर एक सेट टाइटल है जिसके थ्रू एक रिपोर्ट सबमिट होगी। तो रिपोर्ट का नाम क्या है, नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास नाम की रिपोर्ट थी जो कोठारी आयोग में सबमिट की गई। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ठीक है बात। द कमीशन बिगेन इट्स टास्क ऑन 2 अक्टूबर 1964। बताइए शुभी, क्या कह रहे हो? शुरुआत कब से हुई? गांधी जी के बर्थडे से 2 अक्टूबर 1964 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है जाहिदा। महात्मा गांधी बर्थडे एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन जून 29, 1966। 2 साल लग गए ऑब्वियसली बनाने में इसको। तो शुरुआत हुई 1964 में 2 अक्टूबर से और जून 29, 1966 को इसकी रिपोर्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को सबमिट की गई, जो उस टाइम पे चगला करके हुआ करते थे, जो उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा कौन से एजुकेशन मिनिस्टर थे, नहीं देखा है शिखा, क्विक रिवीजन करा देंगे, कोई टेंशन मत लो। ठीक है बात। तो जनरली आपसे पूछता है कि कोठारी आयोग कब आया, तो 1964-66 में आया। इसको हम एजुकेशन कमीशन भी कह ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 लैंग्वेज फॉर्मुला किसने इंट्रोड्यूस किया, तो भी आप कहेंगे कोठारी आयोग ने। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी किसने बनाई, तो हम कहेंगे कोठारी आयोग ने। ठीक, 64-66 दोनों लिख करके आ सकता है क्योंकि 64 से शुरुआत हुई थी, 66 में सबमिट हुआ था। अब इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे फीचर्स कह लीजिए या रिकमेंडेशंस कह लीजिए, जिसपे इन्होंने इस डॉक्यूमेंट ने बेसिकली चर्चा की है, सुझाव दिए अगर मैं कहूँ तो, कि ये बदलाव किए जाने चाहिए, कि बदलाव किए जाने चाहिए। इस पे अलग अलग सुझाव आए और इनमें से इन सुझाव के बारे में आगे बात भी की गई। ओके शुभी। फीचर्स कॉमन स्कूल सिस्टम, ये कहता है कॉमन स्कूल सिस्टम रखो, एटलीस्ट पब्लिक जो सेक्टर्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, वहां पर पूरे देश में एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप जाएंगे तो आपको पता है कि सरकारी लेवल पे जो गवर्नमेंट एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो एक तरह की हैं, है ना। तो एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए जिसको सब ज्वाइन कर सकें। ऐसा नहीं है सब अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग, कोई गुरुकुल खोल के बैठा है, कोई और कुछ और खोल करके बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई अप्रूव्ड हो, चाहे वो किसी और बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड हो। तो एक कॉमन स्कूल सिस्टम हो जिसको फॉलो किया जा सके। आपको पता होता है जब आप कोई भी एक वैकेंसी में भरने जाते हैं फॉर्म के, मान लीजिए 12th नेसेसरी है या उसके बराबर की कोई डिग्री, दैट मींस कॉमन स्कूल सिस्टम के थ्रू आप निकल करके गए, नहीं तो सब अलग अलग डिग्री करके आ जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ठीक है, तो एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक मिनट रुको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है शुभी। बोर्ड्स में देखो ये कभी भी ना दिमाग से निकाल दो, ये हमारी जो सोसाइटी है वो स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी एक तरह से, जहाँ पे हम सरकारी नौकरी या डिग्रीज इन सबको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। बट अगले शायद 20 से 30 साल में, 20 साल भी मुश्किल से ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी बहुत हद तक, है ना। तो जैसा कि आप कह रहे हो कि मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ और लोग यूपी बोर्ड वालों को जाहिल समझते हैं, तो ये गलतफहमी है। पहली बात तो इस चीज पर कभी भी खुद को जज मत कीजिए कि आपने कहाँ से क्या पढ़ाई की है, क्या है क्या नहीं किया। आप खुद का बनाते क्या हो, मतलब व्हाट यू मेक ऑफ योरसेल्फ। सेम स्कूल सेम जगह से निकलने वाले दो लोग बिल्कुल अलग हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, आपने खुद को बनाया क्या है ना। और वो स्कूल आपको नहीं बनाता, आप खुद को बनाते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर एक मिनट का ब्रेक लेंगे, चलेंगे फिर। शुभी और भी तो जगह है ना जहां आप सेलेक्ट हो सकते हो। कुछ जगह आप प्रोजेक्ट करेंगे, 10 रास्ते बंद होते हैं, 11वां तो खुलेगा ना, और हो सकता है बेहतर खुले पहले से।
तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस बैच आ जाएगा 23-24 को। हाँ नहीं, साध्य नहीं है संस्था, साधन है जस्ट। साध्य तो आपका ज्ञान या टूल है एक तरह की सिर्फ। सीटेट बैच देखो 19-20 को अगर आ जाता है नोटिफिकेशन तो जब ही आ जाएगा, नहीं तो वैसे भी तभी आएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लेट करेंगे नहीं। वेट कर रहे हैं हम लोग भी नोटिफिकेशन का, जैसे ही आ जाएगा आगे बढ़ जाएंगे। चलें आगे। देखिए अगर हम बात करें फीस वही रहेगी 700-800-900, मतलब लेस देन 1000। देखिए अगर हम बात करें तो फीचर्स कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम हो, 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ जनरल एजुकेशन, जो हम बात करते थे मैट्रिकुलेशन की, कि 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ जनरल एजुकेशन में एटलीस्ट 10 साल। वेस्टर्न ने प्रमोट किया किस चीज़ को, 10+2+3 को, 10+2+3 के सिस्टम को। आजकल तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसको चेंज कर दिया है कि 10 साल सेकेंडरी एजुकेशन, फिर ये आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन 11-12 और 3 साल आपकी ग्रेजुएशन। तो ये 10+2+3 को इन्होंने प्रमोट किया था। क्लियर है बात? जी भूमिका। 2 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ हायर सेकेंडरी स्टेज, 2 साल जो है वो हायर सेकेंडरी स्टेज की ड्यूरेशन रहनी चाहिए, और 10 साल आपकी जनरल एजुकेशन, जो टिल 10th की बात कर रहे हैं हम, तो 10 साल, 2 साल आपकी हायर सेकेंडरी। और अगर हम बात करें इसके ऊपर ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन की, तो ये 3 साल होगा ग्रेजुएशन वाला जो टाइम पीरियड है। आजकल इसको बदल कर नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कैसे उन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किया है अलग अलग। बुक बैंक्स इन स्कूल्स, हर एक स्कूल में एक बुक बैंक होना चाहिए जहाँ पे बच्चा पढ़ सके, किताबें अवेलेबल हों उसको, वो बैठ करके वहाँ जाए, किताबें अवेल करे और पढ़े। ठीक, अगर हम बात करें, अब देखो अगर आप जाओगे कहीं ऐसी जगह जहाँ उस एक डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा थोड़ी आप ये कहोगे मुझे बहुत नॉलेज है बट ये वाली डिग्री नहीं है, ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर आपको वहां जाना पड़ेगा जहां डिग्री ना पूछी जाती हो। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल, जो पता नहीं गूगल से लेके या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि वो लोग डिग्री अब डिमांड नहीं करते, वो डिमांड करते हैं आपने किया क्या है, आप काम क्या कर रहे हैं, करके दिखा क्या सकते हैं। ठीक, वो उनके लिए मैटर करता है। तो आप किसी ऐसी जगह या यूट्यूब पे आपसे कोई डिग्री नहीं पूछेगा, है ना, या आप कल 4 बच्चों को पकड़ के पढ़ाना शुरू कर दो अपने मोहल्ले में और वो 4 से 400 4000 हो जाएं, आपसे कोई डिग्री नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया कैसे, लोगों को कामयाब करके। अब आप जाएंगे किसी स्कूल में जिनका क्राइटेरिया ही ये है कि हमें बीएड एटलीस्ट चाहिए, तो फिर वो तो पूछेंगे ना, आप ये थोड़ी कहेंगे उनको कि मेरे को ज्ञान बहुत है। उनकी यहाँ रिक्वायरमेंट है, उन्होंने लिख दिया इतना तो चाहिए एटलीस्ट। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने चाह रहे हैं और 12वीं पास चाहिए उनको, आप कह रहे नहीं मैं तो 12वीं करी नहीं क्योंकि मुझे तो पढ़ना ही नहीं था या कुछ भी, या मुझे बहुत नॉलेज है 12वीं। हो सकता है आपको 12th क्लास वाले बंदे से बहुत 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 ज्यादा नॉलेज हो, बट वो 12th का सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा ना वहाँ। तो जहाँ जा रहे हो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ना, इतनी तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस चाहिए हमें। ठीक, तो आप गलत जगह पे खड़े होकर गलत माइंडसेट लेके तो फिर धक्के खाने पड़ेंगे। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा ना कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज इन स्कूल्स, यानी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होनी चाहिए स्कूल में। अगर बच्चों को जाना है और वो मान लो उसके घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है, तो उसको मौका मिले कि वो वहाँ रह करके पढ़ सके। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीज है। आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें 6th पॉइंट की, तो 6th पॉइंट कहता है प्रोविजन ऑफ डे स्टडी सेंटर्स। अभी वो बात क्या थी कि रह के पढ़ सके, हॉस्टल वगैरह अवेलेबल हो। अब बात हो रही है डे स्टडी सेंटर्स हो कि वो जाके लाइब्रेरी टाइप्स हो, कि वो अलग अलग जगह के यूनिवर्सिटी पे या हायर एजुकेशन की जगह पे स्कूल्स में अवेलेबल हो आपकी स्टडी सेंटर्स, जहां बच्चा जाकर के पढ़ सके। अगर उसके घर में पढ़ने का माहौल नहीं है तो लाइब्रेरी आपको स्कूल को या कॉलेज अवेलेबल करा सके, और ऐसा होता है। लर्निंग वाइल अर्निंग, ये कॉन्सेप्ट भी लाया गया कि चाहे तो स्कॉलरशिप दो, चाहे कुछ ऐसे इवेंट्स प्रोवाइड करो जहां बच्चा कमाए भी और सीखे भी। ठीक है आकाश। 2 सेट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के 2 सेट होने चाहिए। मैंने आई थिंक पहले डिस्कस कर दिया था, वो वहां पे बात नहीं हुई थी, यहीं पे हुई थी कोठारी आयोग में। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो करिकुलम के 2 सेट हों, एक होता है एडवांस्ड लेवल करिकुलम, एक लोअर लेवल। तो एडवांस्ड लेवल हर स्कूल में तो नहीं, बट जिन स्कूल में डिमांड है वहां पे होना चाहिए, और एक लोअर लेवल या नॉर्मल जो करिकुलम है वो अवेलेबल हो। फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मौका मिले सबको। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के आप देखते हैं स्कूल्स में गाइडेंस एंड काउंसलर्स की आजकल पोस्ट भी बन गई है। मतलब आप बच्चे को दिशा तो दिखाएं, उसको पता ही नहीं था कि वो ये कर सकता था, उसको पता ही नहीं था ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, किसी ने गाइड ही नहीं किया था, किसी ने काउंसलिंग नहीं किया था कि उसकी समस्या क्या है, वो चाहता क्या है। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है रिटायरमेंट एज। जो टीचर्स की रिटायरमेंट एज है वो 60 साल होनी चाहिए, 60 ईयर्स, और उसमें प्लस 5 साल आप उसको और एक्सटेंड कर सकते हो यदि फिट है एक व्यक्ति या वो काम करना चाहता है तो। ठीक, तो एक्सटेंशन कितना होगा 5 साल का। नॉर्मल जनरल रिटायरमेंट एज 60 साल होनी चाहिए। एडवांसमेंट एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम एट डिफरेंट स्टेजेस, एडवांसमेंट होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिस माध्यम से पॉसिबल हो, और एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हो, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए कुछ एनरिचमेंट प्रोग्राम हो, अलग अलग तरह की क्विज हैं, अलग अलग तरह की डिबेट कॉम्पिटिशन है, ये सारी बातें हैं। ठीक, वर्क एक्सपीरियंस को हम ऐड करें, वर्क एक्सपीरियंस में हम अलग अलग चीजें सीखते हैं, जिससे वोकेशनल एजुकेशन बच्चा सीख सकता है, या उसको मौका मिलेगा ये जानने का कि रियल वर्ल्ड में काम कैसे होता है, एक माली कैसे काम करता है, एक कारपेंटर कैसे काम करता है, वो 36 चीजें सीखेगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला शुड बी इम्प्लाइड, 3 त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाना चाहिए, या मैं कहूं त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। इसने इंट्रोड्यूस किया, जो कोठारी कमीशन है उसने पहली बार
थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में। बातें तो 1948-49 से हो रही थी, ठीक, मुदलियर में भी बात हुई थी, लेकिन बात यह है कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में किसने इंट्रोड्यूस किया थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को? तो आप कहेंगे एजुकेशन कमीशन ने, जो कि 1964-66 का था, या कोठारी आयोग 66-68 भी कह देते हैं कई लोग, बट 64-66 कोठारी आयोग। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही है तो बताओ मुझे। एक दिन में सारे जो भी 100 नोट्स हैं वो शेयर हो जाएंगे। परवीन आई थिंक हैं जिन्होंने नोट्स भेजे थे, उनको हम आग्रह चाहेंगे कि और भी भेज दें, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आपको नोट्स शेयर कर देंगे, एक बार मुझे उनसे बात भी करनी है, बड़े अच्छे नोट्स उन्होंने बनाए, हैंड रिटन। देखिए एक बार ये सारे पॉइंट रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन क्यों लेते हो भाई? करा देंगे नोट्स अवेलेबल, वो ऐसे होंगे जैसे क्लासरूम में बातें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगर हम बात करें, देखिए एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी समझेंगे, उसके बाद पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। ये पहले पॉइंट ही रिवाइज कर लो आप लोग, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी। अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, तो एक कॉमन स्कूल सिस्टम हो जो सभी के लिए, देश भर में जो पब्लिक स्कूल्स हैं जिसमें सब जा सकें। 10 ईयर्स स्कूल ऑफ जनरल एजुकेशन, जो 1 से 10वीं की क्लास है। हायर एजुकेशन, हायर स्टडी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 2 साल की हो, यानी 11th 12th, और 3 साल की ग्रेजुएशन हो। 10+2+3 को प्रमोट किया गया। बुक बैंक होने चाहिए स्कूल में कि किताबें अवेलेबल हों और जाके बच्चा पढ़ सके, अवेल करा सके आपकी लाइब्रेरी से, और ये सारी चीज़ें। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होनी चाहिए कि अगर बच्चा हॉस्टल में या उस तरह से रहना चाहता है तो वहाँ से रह करके पढ़ सके, दूर दराज कहीं से बिलोंग करता है तो। 6th पॉइंट है प्रोविजन ऑफ डे स्टडी सेंटर्स। डे स्टडी सेंटर्स का प्रोविजन हो कि वो दिन में बैठ करके वहाँ पढ़ पाए, लाइब्रेरी की तरह अवेलेबल हो चीज़ें। हाँ, रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे। लर्निंग वाइल अर्निंग, जो सीखने का मौका मिल सके उसको कमाते कमाते, मतलब कुछ उसको स्कॉलरशिप या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करके इनकम जनरेट करने का भी मौका मिले, ताकि वो अर्निंग भी कर पाए, सस्टेन भी कर पाए खुद को और सीख भी पाए। 2 सेट्स ऑफ करिकुलम होने चाहिए, एक एडवांस लेवल, एक लोअर लेवल। एडवांस लेवल हर स्कूल में तो अवेलेबल नहीं होगा, बट जहाँ नीड है वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मौका मिले, गाइडेंस एंड काउंसलर्स अवेलेबल हो, या बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए कि एक विंग हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जैसी। रिटायरमेंट एज 60 साल प्लस 5 साल का एक्सटेंशन यदि एक व्यक्ति फिट है तो। टीचर्स की रिटायरमेंट एज की बात हो रही है। एडवांसमेंट एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, किसी को किसी लेवल पे, किसी क्विज पे, किसी रिसर्च लेवल पे भेजा जा रहा है, डिपेंड करता है बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है। वर्क एक्सपीरियंस जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है वो अवेलेबल हो बच्चे को। और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया जाए, जिसका साउथ में, जो साउथ इंडिया है वहाँ पे काफी, इवन तमिलनाडु में तो आज तक लागू नहीं हो पाया। क्या हो इसका विरोध हुआ बहुत ज्यादा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का। कोठारी कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसको? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ऑफिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया कोठारी आयोग ने, कोठारी कमीशन ने 1964 और 66 के अंदर आया था। ये इंप्लीमेंट 68 में हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की। फर्स्ट लैंग्वेज इसमें क्या होगी? 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जानी चाहिए, 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जानी चाहिए। प्राइमरी लेवल पे एक ही लैंग्वेज पढ़ाओ, वो हो मदर टंग। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी अपर प्राइमरी की, तो वहां पे 2 भाषाएं पढ़ा दो, एक आपकी इंग्लिश और दूसरी आपकी मदर टंग, मतलब पहली मदर टंग और दूसरी इंग्लिश। फिर जो आपका 8th to 10th वाला लेवल है ना, वहां पे 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब एलिमेंट्री लेवल पे 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जानी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी इन 3 लैंग्वेजेस में से? मदर टंग, मातृभाषा, पहली भाषा होनी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग एम्प्टी। ठीक, सेकंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पे कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। ठीक, हम कहते हैं कि सेकंड पढ़ाई जाएगी इंग्लिश। थर्ड हम पढ़ाएंगे कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं हमने अभी पढ़ी थी उनमें से कोई भी एक भाषा होगी। क्लियर है भावना? एमटी बोले तो रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, नेटिव लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज जिसको हम कह रहे हैं। ठीक, तो सेकंड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इट विल बी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस या फिर इंग्लिश। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, वहां पे दूसरी भाषा हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट है आपकी थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज क्या है? तीसरी भाषा क्या होगी? ऑब्वियसली जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में नहीं पढ़ी होगी। अगर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ी है तो तीसरी भाषा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, कोई भी कोंकणी, मराठी, व्हाटएवर इट इज। और अगर सेकंड भाषा में कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को पढ़ा है तो थर्ड इंग्लिश हो जाएगी। सिंपल बात है ना? तो ये 3 भाषाएं त्रिभाषा सूत्र को इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर बात की गई। एक बार इसको फिर से समझ लो, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को कि त्रिभाषा सूत्र कहता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें, हाँ यूट्यूब पर क्लास होगी बिल्कुल। अगर हम बात करें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की, इसकी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है बात। अगर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसमें 3 भाषाओं का जिक्र है। एक फर्स्ट लैंग्वेज होगी कोई ना, कोई एक भाषा, फिर सेकंड लैंग्वेज होगी कोई दूसरी भाषा, फिर कोई थर्ड लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो 3 भाषाएं होंगी। क्लियर है बात? अब इन 3 भाषाओं की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? मदर टंग, मातृभाषा।
मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा जिसको हम कह देते हैं, जो भी उस रीजन में बोली जाती है। मान लीजिए आपके घर में पंजाबी बोली जाती है तो आप पहले पंजाबी पढ़ेंगे मदर टंग में, मातृभाषा यानी पहली भाषा मातृभाषा होगी सभी के लिए। ठीक है बात, क्लियर है बात। अगर हम बात करें सेकंड लैंग्वेज की तो ये या तो इंग्लिश होगी या कोई भी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हम मानते हैं इंग्लिश होगी। ठीक, अंग्रेजी जो कि एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर यहाँ पे हिंदी पढ़ चुका है बच्चा तब इंग्लिश होगी, ये इंग्लिश हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए है, नहीं तो यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती। अगर बच्चे के घर में बोली जाती मलयालम तो दूसरी भाषा हिंदी पढ़ाओ, फिर तीसरी इंग्लिश पढ़ा दो। ठीक, और थर्ड भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसमें हिंदी भी शामिल है। अगर यहाँ नहीं पढ़ी हिंदी तो यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक, तो जो भी दूसरी भाषा के रूप में नहीं पढ़ा वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आ जाएगा। तीन भाषाएं हैं, एक मदर टंग यानी मातृभाषा, मान लीजिए मेरी मातृभाषा है हिंदी तो हिंदी मैंने यहीं पढ़ ली, सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश पढ़ ली, और थर्ड मैंने कोई भी 22 भाषाओं में से एक भाषा पढ़ ली। ठीक है बात, क्लियर है बात। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी सेम रहेगा। जहां पे मान लो तेलुगु बोली जाती है तो मैंने सबसे पहले तेलुगु सीखी, दूसरी भाषा इंग्लिश, तीसरी भाषा यहाँ पे हिंदी हो जाएगी फिर। ठीक है जी बात, हाँ बिल्कुल। तो इस पे झगड़ा क्या था कि आप हिंदी को क्यों एनफोर्स कर रहे हो जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती। तीन लैंग्वेज पढ़ना क्या है, कंपलसरी होगा एक तरह से। तीन लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी होगा, तीन लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी होगा। इसी को अगर मैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट कर दूं, यहाँ पे लिख दूं कि ये जगह है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहाँ की कोई भी भाषा मातृभाषा जो भी वहाँ चलेगी, मातृभाषा मान लेते हैं कोंकणी होगी। ठीक, दूसरी भाषा इनके लिए इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक होगी, और तीसरी भाषा फिर इनको हिंदी करनी पड़ेगी अगर यहाँ पे हिंदी नहीं रही तो। ठीक है, तो इस मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में भी ये कह रहे हैं कि हिंदी रखो, कि हिंदी पढ़ो। ठीक, तो ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इनकी हिंदी रहेगी। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है बात या नहीं? सभी को क्लियर है इतनी बात तो मुझे लगता है। जगदीप मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ भैया, आपने पंजाबी में लिखा है कुछ कुछ। मातृभाषा कोई भी हो सकती है आपकी, बिल्कुल जो भी आपके घर में बोली जाती है वो आपकी मातृभाषा है ना। क्लियर है बात। अभी 2 क्लासेस आपकी और रहती हैं, हो सकता है एक में हो जाए, हो सकता है 2 क्लासेस लगें, क्योंकि अभी और भी चीजें हमें पढ़नी है। 2 लग जाएंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे, डाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइट्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी हम 1986 की पॉलिसी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 1992 में उसमें क्या बदलाव हुए, फिर एनपीई पढ़ेंगे 2020 वाली। तो ये 3-4 चीजें हमें पढ़नी है, फिर उसके बाद एक स्कूल मैनेजमेंट की क्लास लगेगी आपकी। तो 2 क्लासेस में छुट्टी है आपकी। ठीक, तो ये एक और बात है, इसको अगर डिटेल में पढ़ना हो पढ़ लीजिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये सारी कहानी हमने डिस्कस कर ली। आज और भी चीज़ें वैसे मैंने इंक्लूड किया है, एनपीई के कुछ डिटेल्स थी जो हम डिस्कस करेंगे जिस दिन हम अभी 1986 वाला डिस्कस कर चुके हैं, और क्या कहते हैं उसको 1992 में लर्निंग विदाउट बर्डन, और बाद में अब ये आपका एनपीई 2020 आपको बाद मिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिस करने की जरूरत नहीं। चुपचाप से प्रैक्टिस बैच में आ जाना या फिर यूट्यूब पे आ जाना, है ना, क्योंकि सीखते रहो, बिल्कुल जंग मत लगाओ। ऐसा मत करो कि एक भी क्लास ना लो दिन में, मतलब किसी से भी पढ़ो या जो भी पढ़ रहे हो, एक आध क्लास लेते रहो। टीचर्स की संगति भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको सीखने को मिलती है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, कल मिलते हैं जी संजय।